नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की और डिस्कस करेंगे क्लास 9th एसएसटी के मिड टर्म एग्जाम के सिंपल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। ये जो सिंपल क्वेश्चन पेपर रहेगा ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम सिंपल क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की ओर से कि सर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो कंटेंट है वो ईजिली अवेलेबल होता है इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर हम सर्च करते हैं तो इजीली सिंपल क्वेश्चन पेपर या उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन हिंदी मीडियम के लिए जो कंटेंट है, सिंपल क्वेश्चन पेपर है या उसका सॉल्यूशन है, वो इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो इसलिए हम उन स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आए ताकि आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाओ, अच्छे से आप पैटर्न को समझ पाओ और अच्छे से इस चीज़ को समझ पाओ कि आपको आंसर किस तरीके से देना है, कितने पॉइंट्स में देना है और किस तरीके से उसको एलोबरेट करना है या किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर को ही डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि उसके ब्लूप्रिंट को भी समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन जो रहेंगे उनका लेवल कैसा रहेगा, डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला है, जो क्वेश्चंस रहेंगे उनकी लैंग्वेज क्या रहने वाली है। ओके, और कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये मोटे तौर पे एक आपको आइडिया लग जाएगा। और दूसरा ये कि एक प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, यानी कि आप प्रैक्टिस भी इसके साथ कर पाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो सिंपल क्वेश्चन पेपर है इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने उठाए हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए, वो क्वेश्चंस आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए, आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की, इस वीडियो की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि ये आपका क्लास 9th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का मिड टर्म का एग्जाम है, यानी कि उसका क्वेश्चन पेपर दिया गया जिसको आप हाफ ईयरली एग्जाम या फिर आप टर्म 1 का एग्जाम भी कह सकते हो। इसका जो टाइम रहेगा आपको 3 आवर्स मिलेंगे पूरे के पूरे और ये 80 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका जो टर्म 1 का एग्जाम होता है वो उतने ही मार्क्स का होता है जितना कि आपका एनुअल एग्जाम होना होता है। अब जो लास्ट ईयर का सिंपल क्वेश्चन पेपर था या लास्ट ईयर की अगर हम बात करें पैटर्न में, और इस पैटर्न में थोड़ा चेंज आ गया। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि आपका जो पूरा का पूरा ईयर था वो 2 टर्म्स में डिवाइड था। ठीक, उसमें फर्स्ट टर्म में जितना सिलेबस कवर कर लिया दैट्स ऑल, खत्म, यानी कि उसको सेकंड टर्म में रिपीट नहीं करना था। लेकिन इस बार क्या है कि फर्स्ट टर्म में जितना भी सिलेबस आपने कवर किया वो रिपीट होगा आपके एनुअल एग्जाम में, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म के जो एग्जाम है उनको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेना है, उन चैप्टर्स को थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। क्लियर। और दूसरा ये कि लास्ट ईयर जो हमारा टर्म 1 का एग्जाम हुआ था वो MCQs क्वेश्चन बेस्ड था। ओके, MCQ क्वेश्चंस उसमें थे। तो इस बार ऐसा नहीं रहेगा, इस बार सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चंस MCQs हो सकते हैं। इसके अलावा एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी रहेगा, यानी कि आपको एक पार्ट दिया जाएगा, यूं कह सकते हैं कि जैसे आपके हिंदी में गद्यांश होते हैं ना, उसी टाइप का एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है इस क्वेश्चन पेपर में। सबसे पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो सामान्य निर्देश आपको दिए जाते हैं, उनको हम रीड कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में क्या रहेगा। इसमें दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में, इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 29 क्वेश्चंस होंगे। सभी क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी है और सभी क्वेश्चंस के आंसर है वो सीरियल वाइज देने की कोशिश करना है। ओके, क्रमानुसार देना है ताकि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो और आपको मार्क्स पूरे अच्छे तरीके से मिल पाए। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप कर्मानुसार ही दो। आपको अगर पहले क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप करने हैं तो वो कर सकते हो, लेकिन बेटर ये रहता है कि आप सीरियल वाइज 1 2 3 4 इस तरीके से चलो। उसके बाद सभी सेक्शंस के आगे उनके मार्क्स दिए गए कि कौन से सेक्शन 3 मार्कर का है, कौन सा 1 मार्कर का है, कौन सा 5 मार्कर का है, ये सारा सब कुछ वहां पे मेंशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 है वो मैप वर्क से रिलेटेड है, जो कि 2 और 3 मार्क्स के रहेंगे। 2 मार्कर जो रहेगा वो हिस्ट्री में से रहेगा और 3 मार्क्स के जो मैप वर्क के क्वेश्चन है वो आपके जियो में से रहेंगे। ओके, इसमें प्रश्न संख्या और भाग है वो मानचित्र पर आपको बिल्कुल साफ साफ लिखना है कि ये कौन से क्वेश्चन का आप आंसर वहां पे दे रहे हो, किस चीज़ को आप वहां पर लोकेट कर रहे हो। इसके साथ साथ जो आपका मैप है, मानचित्र जो है, उसको अपनी आंसर सीट के बिल्कुल बीच में लगाना है, अच्छे से उसको अटैच करना है। ये ना हो कि आप एंड में लगा दो तो कई बार वो निकल जाता है मैप, या ऐसा भी होता है कि हमने ठीक से अटैच नहीं किया तो निकल गया। इसका मतलब सीधा सा होगा कि आपके 5 मार्क्स तो गए। ठीक, तो उसको अच्छे से अटैच करना है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे सेक्शन ए की बात करें तो ये जो सेक्शन ए है ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सेक्शन रहेगा। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक, और ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है। इसमें पहला आपका क्वेश्चन दिया गया, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट या शासक कौन था, ये हमें बताना है। तो लुई 16वां फ्रांस का शासक था फ्रांसीसी क्रांति के समय। ठीक, सेकंड क्वेश्चन दिया गया, फ्रांस का सबसे लोकप्रिय क्लब कौन सा था। सबसे लोकप्रिय क्लब की बात की जाए तो वो जैकोबिन क्लब था। इसी क्लब के जो मुख्य नेता थे रॉबस्पियर,
वो बाद में जाकर के फ्रांस के प्रमुख बनते हैं, यानी कि सत्ता पर कब्जा करते हैं। तो जैकोबिन जो क्लब था वो सबसे लोकप्रिय, सबसे फेमस क्लब था फ्रांस का, फ्रांस की क्रांति के समय। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तीसरा, थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन पेपर में, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हमारी जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ओके, तो जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे, जबकि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, रंग भेद की नीति क्या थी? हमें बताना कि रंग भेद की नीति क्या थी। तो दक्षिण अफ्रीका समझते हो ना, कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये हमारा इंडिया आ जाता है, तो यहाँ चल के अफ्रीका है कंटिनेंट, ठीक, काफ़ी नीचे है, थोड़ा सा मैप में नहीं बन पा रहा है यहाँ। तो यहाँ पर नीचे की साइड में इस टाइप से कंट्री दी गई, तो ये दक्षिण अफ्रीका है, ठीक, अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में। तो दक्षिण अफ्रीका में स्किन के कलर के बेस पे, त्वचा के रंग के आधार पर किया जाने वाला जो भेदभाव था उसे रंग भेद की नीति कहा गया। यानी कि वहाँ पर गोरे और काले लोग जो थे उसमें से गोरे लोगों के लिए अलग नियम कायदे कानून थे, जबकि काले लोगों के लिए, अश्वेत लोगों के लिए अलग नियम कायदे कानून थे। तो किसके आधार पर भेदभाव हो रहा था? वो स्किन के कलर के बेस पे भेदभाव हो रहा था, तो उसे रंग भेद की नीति कहा गया। उसके बाद फिफ्थ जो आपका 1 मार्कर में क्वेश्चन दिया गया, आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर बताइए। आम चुनाव क्या होते हैं? जब पूरे देश में लगभग एक समय में होने वाला जो चुनाव होता है उसे आम चुनाव कहते हैं। जैसे पूरे देश में लगभग एक समय में एक साथ होना तो पॉसिबल नहीं, इतना बड़ा देश है। ओके, तो वो कुछ चरणों में होते हैं, जैसे कि 1-1.5 महीने में हो जाता है कि कुछ राज्यों में एक बार हो गया, रिजल्ट एक साथ ही अनाउंस होगा, उनका परिणाम है वो एक साथ ही जारी किया जाता है, तो आम चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शन बोलते हैं। जैसे 2019 में हुए थे, उसके बाद 2024 में होने वाले हैं, वो आम चुनाव है। उपचुनाव क्या होते हैं? कि जब किसी निर्वाचित सदस्य के त्यागपत्र या फिर मृत्यु आदि के कारण किसी सीट या निर्वाचन क्षेत्र पर जो चुनाव होता है उसे बोलते हैं उपचुनाव। मान लीजिए कि किसी एक सीट से कोई एमपी या एमएलए है, उन्होंने रिजाइन दे दिया, ठीक, और या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो वो सीट खाली हो गई, वैकेंट हो गई ना, तो उस वक्त क्या होगा कि उसी एक सीट के ऊपर चुनाव होगा, तो वो क्या होगा? वो उपचुनाव कहलाएगा। पूरे देश में नहीं हो रही, हो सकता है कि ऐसे 4-5 जगह हो, क्योंकि पूरे देश में भी अगर एक साथ ऐसी कोई सीटें वैकेंट हुई है तो पिछले 2 या 4 महीने में, तो उसके बाद उन पर चुनाव करवाए जाते हैं। चुनाव कब करवाए जाते हैं? यानी कि अगर सीट कोई खाली हो जाती है तो मैक्सिमम अधिकतम 6 महीने हो सकते हैं, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने होते हैं। तो ऐसे जो चुनाव होते हैं एक आध सीट के ऊपर, वो होते हैं उपचुनाव, ठीक। उसके बाद 6th क्वेश्चन दिया गया, छठा हमारा प्रश्न दिया गया कि उत्तरी पूर्वी किन्हीं 2 उत्तर पूर्वी राज्यों के नाम बताइए जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। जैसा कि हमने चैप्टर को डिस्कस किया था, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में भी हमने डिस्कस किया था कि इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन से 8 राज्यों से होकर के गुजरती है उसको एक तरीके से याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़, इसको लिखिए। उसके बाद इसी में वो नाम है गमछा झाड़। तो मी से हो गया मिजोरम, त्रय से हो गया त्रिपुरा, पै से हो गया पश्चिम बंगाल, रै से हो गया राजस्थान, गै से हो गया गुजरात, उसके बाद मै से हो गया मध्य प्रदेश, छह से हो गया छत्तीसगढ़ और झ से हो गया झारखंड। तो ये वो 8 राज्य हैं। अब इसमें से उत्तर पूर्वी 2 राज्यों के नाम लिखने, तो वो हो गए हमारे मिजोरम और त्रिपुरा। इनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से। 7th क्वेश्चन दिया गया, पालमपुर गांव में किसान एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें कैसे उगा पाते हैं? तो मुख्य कारण है सिंचाई के साधन उपलब्ध होने के कारण, क्योंकि अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते तो क्या होता? बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, और बारिश हमारे यहाँ पे मानसूनी बारिश होती है जो ना किसी की मानती है ना किसी की सुनती है, जिसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, तो एक ही फसल बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो 2 या 2 से अधिक फसलें इसलिए वो पाते हैं क्योंकि वहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि वहाँ पे ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं और ट्यूबवेल्स को बिजली कनेक्शन भी मिला हुआ है। ओके, उसके बाद 8th क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक। गोदावरी नदी है, ये आपके जियो के 3rd चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो गोदावरी नदी है उसको दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। जैसे ही उत्तरी भारत की बात की जाए तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, तो वहां पर गोदावरी नदी सबसे लंबी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया, 9वां जो प्रश्न दिया गया, उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ये हमें बताना। उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वो मानव पूंजी है। उत्पादन के 4 कारक होते हैं। एक तो हमें प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, कोई भी चीज़ अगर पैदा करनी हो, ठीक, जैसे मिट्टी हो गया, जल हो गया, पवन हो गया, ये चीज़ें जरूर चाहिए। दूसरा होता है श्रम, जो उसके ऊपर मेहनत करेगा। तीसरा हो गया फिजिकल, भौतिक पूंजी, जिसमें आ गया जैसे मशीन, टूल्स हो गए, खाद बीज वगैरह हो गए,
पैसा वगैरह हो गया, ये चाहिए। और एक हो जाता है, चौथा कारक होता है मानव पूंजी, क्योंकि मानव पूंजी सबसे महत्वपूर्ण है, अदरवाइज वो अपने आप पैदा नहीं होगा ना। ये सारी चीज़ें अगर ला करके रखते हैं, कोई तो चाहिए ना जो सब चीज़ें डिसाइड करेगा, मैनेज करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो उत्पादन का कारक होता है वो मानव पूंजी यानी कि हम होते हैं। उसके बाद 10th जो क्वेश्चन है, संसाधन का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो संसाधन क्या होते हैं? कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है, जो हमारी आवश्यकता को, ज़रूरत को पूरा कर सकती है, उसे हम संसाधन कहेंगे। आपके हाथ में जो मोबाइल है ये संसाधन है, आप जिस रूम में बैठे हो वो संसाधन है, आपके सामने टीवी है वो संसाधन है, जिस बेड या चेयर के ऊपर बैठे हो वो संसाधन है, आपके बैग में जो बुक्स है, नोटबुक्स है, पेन पेंसिल जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें संसाधन है। एग्जाम्पल देने हैं, चाहे आप उसमें जल का दीजिए, भूमि का दीजिए, मिट्टी का दीजिए, पुस्तक का दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ये सभी चीज़ें संसाधन कहलाती है। तो ये थे हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन। उसके बाद जो सेक्शन बी है यहाँ पे दिए गए हैं आपके 3 मार्कर क्वेश्चन। टोटल आपके 10 3 मार्कर क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं। ठीक, इसमें जो पहला 11th जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध के रूस के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। यहाँ देखिए कि मैं आपको हिंट देने वाला हूँ, डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल में आपको लिखना है। तो जैसे प्रथम विश्व युद्ध के रूस के ऊपर क्या प्रभाव पड़े, एक तो ये कि जनता में असंतुष्टि बढ़ गई थी, क्योंकि जब रूस ने भाग लिया प्रथम विश्व युद्ध में तो उस वक्त रूस के हालात ठीक नहीं थे, लेकिन जार ने ज़बरदस्ती की कि नहीं भाई हम भाग लेते हैं। तो वहाँ पे रूस की सेना को ज़बरदस्त हानि होती है, पीछे हटना पड़ता है। तो इससे जनता में भी असंतुष्टि फैल जाती है कि जो जार है वो अयोग्य शासक है, वो ठीक से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो जार के प्रति जो असंतुष्टि थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है जनता में, क्योंकि जो सैनिक गए थे वो कौन से थे? वो सैनिक आम लोगों के बीच में से ही थे। उसके साथ साथ सेना में असंतुष्टि, सेना का जो पहले विश्वास था जार में वो डगमगा जाता है, क्योंकि सेना को भी लगता है कि इस युद्ध में हमें धकेला गया ज़बरदस्ती, ना तो हथियार है ना कोई योजना है, और हमें भेज दिया गया है मरने के लिए सिर्फ। तो सेना में भी जार के प्रति, शासन के प्रति असंतुष्टि फैल जाती है। तीसरा, जब जो लोग थे सेना में शामिल हुए थे तो उसमें बहुत सारे लोग थे जो गांवों से ज़बरदस्ती भर्ती किए गए थे, जो किसान थे। इससे देश में कृषि व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, इससे देश में अनाज की कमी आ जाती है, एक ये भी प्रभाव पड़ा। और चौथा, अनाज की कमी के कारण या फिर जो उद्योग थे वो ठप हो गए थे, क्योंकि श्रमिकों को भी सेना में भेज दिया गया था। इससे देश में महंगाई में बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये कुछ समस्याएं आई थी। ओके, ये कुछ प्रभाव पड़े थे, इतना लिख दोगे काफ़ी रहेगा। उस पर 12th जो क्वेश्चन दिया गया, 12वां प्रश्न दिया गया कि स्टालिन के द्वारा रूस की अर्थव्यवस्था में किए गए 2 बदलाव बताइए। स्टालिन ने रूस की अर्थव्यवस्था में जो बदलाव किए थे उनमें से कोई 2 बदलाव हमें बताना है। स्टालिन ने आलोचकों का कैसे सामना किया था ये भी हमें बताना है। ठीक, तो स्टालिन की बात की जाए तो रूस की क्रांति के बाद, लेनिन के बाद ये रूस के शासक बनते हैं। ठीक, तो उन्होंने रूस की अर्थव्यवस्था जो गड़बड़ थी उसको पटरी पे लाने के लिए क्या किया, 2 योजनाएं लागू की। एक तो पंचवर्षीय योजना को लागू किया कि 5 वर्षों की योजना बनाई जाएगी और 5 वर्षों में एक एक चीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा, जो काफ़ी सक्सेसफुल योजना रही थी। वहीं से कॉपी हमने भी की है, इंडिया वाले भी हम वहीं से लेके आए इस पंचवर्षीय योजना को, 5 ईयर प्लान को। दूसरा, सामूहिकीकरण, एक नई योजना लेकर के आए। इसके तहत जो किसानों के पास खेत थे, छोटे छोटे खेत थे, उनको उनसे छीन लिया गया। ठीक, किसानों के पास, जमींदारों के पास उनसे छीन लिया गया, बड़े खेत बनाए गए और उसमें सभी किसानों को मिलकर के काम करना होता था, और जो जितनी मेहनत करता था उसके अनुसार उनको भुगतान कर दिया जाता था। तो ये दूसरी योजना थी। इसका उद्देश्य था कि देश में अनाज की कमी को दूर करना और उत्पादन को बढ़ावा देना। तो ये 2 योजनाएं लेकर के आई थी। उसके बाद है कि स्टालिन ने आलोचकों का कैसे सामना किया। तो स्टालिन ने आलोचकों को शक्ति दिखाई, उनको शक्ति दिखाई गई, उनको जेल में डाल दिया गया। लाखों की संख्या में जो आलोचक थे उनको साइबेरिया भेज दिया गया, वहाँ पर खानों में काम करवाया जाता था। कुछ लोगों को मृत्युदंड भी दे दिया गया। काफ़ी सारे लोग थे स्टालिन से डर के मारे वो देश छोड़ करके भी भाग गए थे। ओके, यानी कि सख्ती से निपटा था। उसके बाद 13th जो क्वेश्चन दिया गया, 3 मार्कर क्वेश्चन है ये भी। 13th जो 13वां आपका प्रश्न दिया गया, 13th क्वेश्चन है कि लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन व्यवस्था क्यों माना जाता है। कोई 3 कारण हमें बताना है, संक्षेप में बताना है। पहला तो ये कि जनता का शासन है। ये लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र में जनता अपने शासकों को चुनती है और उनको बदल भी सकती है। पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट एंड पीपल कैन चेंज देयर गवर्नमेंट। चूज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो पहला गुण तो ये है। दूसरा, एक ही कानून का शासन होता है। इसमें किसी एक व्यक्ति की नहीं चलती, बल्कि संविधान होता है और संविधान के अनुसार देश को चलाया जाता है। तो यहाँ कानून का शासन होता है, यानी कि एक समानता होती है यहाँ पर। इसके साथ साथ जो लोकतंत्र होता है, यहाँ पे एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है। हर व्यक्ति एक समान होता है। जैसे एक व्यक्ति है तो उसका वोट भी एक ही होगा और उसका मूल्य भी एक होगा। जैसे पीएम का वोट है या पीएन का वोट है, एक बराबर होता है। ओके,
तो ये लोकतंत्र के 3 गुण हैं। इसके अलावा और भी लिख सकते हो कि यहाँ पे लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पे समानता, स्वतंत्रता, इस प्रकार के, इसके अलावा लोगों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। तो ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, वरना 3 को भी आप एक्सप्लेन कर दोगे तो काफ़ी रहेगा। उसके बाद 14th जो क्वेश्चन दिया गया, 14वां आपका प्रश्न है कि संविधान क्या है और भारतीय संविधान की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करना है हमें। ओके, संविधान क्या है? तो देश या किसी संस्था को चलाने के लिए बनाए गए नियम, कायदे, कानूनों के संग्रह को हम बोलेंगे संविधान। यानी कि किसी भी देश को, किसी भी राज्य को, किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है। उन्हीं नियम, कायदे, कानूनों के संग्रह को, कलेक्शन को हम बोलते हैं संविधान। जैसे आपके स्कूल है तो उसका भी एक संविधान है, कब स्कूल लगेगा, कब स्कूल ओवर होगा, कौन किस क्लास का इंचार्ज होगा, कौन कौन सा पीरियड लगेगा, ये सारी चीज़ें वो क्या है, वो संविधान है। ठीक, तो संविधान के अनुसार देश को चलाया जाता है। ओके, उसके बाद अब भारतीय संविधान की हमें किन्हीं 2 विशेषताओं की बात करनी है। हम यहाँ पे, एक तो भारतीय संविधान लचीला है। लचीला मतलब कि उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। दूसरा एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज का मतलब ये है कि इसमें समय के अनुसार ये बदलता रहता है। जैसे पहले था तो उसके बाद में जैसे जैसे हमें ज़रूरत महसूस हुई हम उसमें संशोधन करते रहते हैं। तो ये जीवंत दस्तावेज है, यानी कि ऐसा नहीं कि उस वक्त बन गया तो वैसा का वैसा है, अब वो पुराना हो गया, नहीं, वो हमारे साथ ही ग्रो कर रहा है, हमारे साथ ही डेवलप हो रहा है। ठीक, इसके साथ साथ भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता ये कि इसमें हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। यानी कि हमारे देश में जो सरकार होगी, संविधान के द्वारा ये निश्चित किया गया कि वो चुनी हुई सरकार होगी और वास्तविक जो शक्तियाँ होंगी वो चुनी हुई सरकार के पास होगी। ये हमारी संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। उसके बाद 15th जो क्वेश्चन दिया गया, 15वां हमारा प्रश्न दिया गया कि प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? हमारे संविधान की प्रस्तावना की कोई 3 विशेषताएं बताइए। ये हमें बताना है, प्रस्तावना क्या होती है और संविधान की प्रस्तावना की कोई 3 विशेषता हमें बतानी है। तो प्रस्तावना क्या है कि संविधान के आरंभ में दिया गया जो परिचय होता है उसे प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। जैसे मूवी आती है उससे पहले ट्रेलर आता है ना, मोटे तौर पे आइडिया हो जाता है कि मूवी किसके बारे में, कौन इसमें मेन स्टार है। ऐसे ही संविधान की शुरुआत में एक परिचय दिया गया, उसका इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, जिसमें बताया गया कि संविधान किसने तैयार किया, ओके, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये सब कुछ चीजें देगी, तो उसको बोलते हैं प्रस्तावना या फिर उद्देशिका। ठीक, इसमें संविधान की जो प्रमुख विशेषता होती है उसका वर्णन किया जाता है। भारतीय संविधान की या प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है, जैसे अगर आप प्रस्तावना को देखोगे ना, गूगल पे भी सर्च कर लेना, तो उसमें कुछ हाईलाइट करके वर्ड दिए गए, वो उसकी विशेषता हो जाती है। जैसे पहला वर्ड दिया गया, इसमें दिया गया डेमोक्रेटिक नेशन, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि लोकतांत्रिक राष्ट्र। तो उस प्रस्तावना का प्रमुख वर्ड है कि भारत को, इसका मतलब क्या है कि भारत को लोकतांत्रिक देश है वो घोषित किया गया, यानी कि जनता है वो सरकार को चुनेगी। उसके बाद गणतंत्र शब्द है वो भी प्रस्तावना में शामिल किया गया है। इसका अर्थ यह कि भारत एक गणतंत्र देश है, यानी कि देश का मुखिया वो चुना जाता है। भारत रिपब्लिक कंट्री है ना, देश का मुखिया कौन है? देश के मुखिया राष्ट्रपति जी होते हैं। तो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनका चुनाव होता है। जैसे ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे जैसे पहले महारानी थी, अब महाराज हैं, तो वो चुने नहीं जाते, तो वो रिपब्लिक नहीं है। हमारा देश गणतंत्र है। ऐसे समानता ये भी प्रस्तावना में दिया गया, यानी कि भारत में कानून का शासन है और कानून के समक्ष सब एक बराबर है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं है। इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्षता की भी बात की गई। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि यहाँ पे सभी धर्म एक समान समझे जाते हैं और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को ना माने, ये उसका पर्सनल मैटर है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। तो ये हमारी प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएं हैं। उसके बाद 16वां प्रश्न दिया गया, 16वां जो प्रश्न दिया गया कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए क्या क्या चुनौतियां, कोई 3 लिखिए। जैसे एक तो निरक्षरता बड़ी चुनौती है। निरक्षरता यानी कि लोग अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, इसकी समझ ही नहीं है। आमतौर पे समझ ही नहीं है कि सरकार में हम वोट डालने जा रहे हैं तो क्या चुनना है, किस प्रकार की नीतियां होनी चाहिए। तो एक तो बड़ी बात है यह कि इससे अच्छे नेताओं को चुन नहीं पाती जनता। ओके, प्रचार प्रसार जो इसका ज़्यादा होता है उसी की तरफ झुक जाती है। दूसरा धनबल की चुनौती है कि काफ़ी सारे लोग जो चुनाव जीतते हैं या लड़ते हैं, उनके पास पैसा होता है और पैसे के बल पे वो चुनाव भी जीत जाते हैं, जो कि एक बड़ी चुनौती है, जबकि जो एक आम आदमी है उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। इसके साथ साथ बाहुबल की चुनौती, आजकल हम देखते हैं कि जो आपराधिक तत्व है वो तत्व इलेक्शन में आ जाते हैं, चुनाव पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं। चुनाव में वो टिकटें भी कैसे ले दे करके जुगाड़ लगा लेते हैं और कई बार वो चुनाव भी जीत जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो ये 3 चुनौतियाँ हैं, निरक्षरता एक चुनौती है, धनबल की चुनौती है और बाहुबल की चुनौती है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन दिया गया, 17वां जो प्रश्न दिया गया, विभिन्न नदियों द्वारा निर्माण के आधार पर उत्तरी भारत के विशाल मैदान के विभाजन की चर्चा कीजिए। जैसे अगर हम बात करें तो नॉर्थ में हमारे यहाँ पे ऐसे हिमालय है, ठीक, चाप के आकार में। हिमालय के दक्षिण में उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इधर पंजाब तक का पार्ट जो है, ये पार्ट
पंजाब का, जो आगे पाकिस्तान में भी चला जाता है, ये पार्ट है सिंधु का मैदान, क्योंकि ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने बनाया। उसके बाद बीच वाला जो पार्ट है कहाँ तक, ये पार्ट आ जाता है पश्चिम बंगाल तक, यानी कि हरियाणा से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, ये गंगा का मैदान है। और लास्ट वाला पार्ट है ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यानी कि नदियों के निर्माण के आधार पर उत्तरी भारत के विशाल मैदान को 3 भागों में बांट सकते हैं, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ओके, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हीं नदियों और इनकी सहायक नदियों ने इस मैदान का निर्माण किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया, पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में कोई 3 अंतर लिखिए, ये हमें बताना है। पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान, ये कहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ है और पूर्वी तटीय मैदान कहाँ है। ठीक, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट और उसके बीच में ये जो है ये पश्चिमी तटीय मैदान, और यहाँ पर जो पूर्वी घाट और उसके बीच में ये वाला पार्ट है ये पूर्वी तटीय मैदान है। इसमें अंतर बताइए। पहला तो ये कि पश्चिमी तटीय मैदान है ये कहाँ है, ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में, ये पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में। पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है, ये ज़्यादा चौड़ा है। इसमें ज़्यादा डेल्टा पाए जाते हैं, इसमें कम डेल्टा पाए जाते हैं। ये कम उपजाऊ है, ये ज़्यादा उपजाऊ है। ये कृषि के लिए कम उपयुक्त है, ये कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। बस इतनी सी चीज़ लिखनी है आपको। ठीक, तो ये हो गया 18th क्वेश्चन। उसके बाद 19th क्वेश्चन दिया गया, हिमालय की सभी 3 श्रृंखलाओं के नाम बताने हमें। तो हिमालय है वो एक पर्वत नहीं है, बल्कि 3 पर्वतों की एक श्रृंखला है, सीरीज है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से है, इस टाइप से हिमालय। तो हमें इनके नाम बताने हैं। सबसे पहले आ जाता है ये हिमाद्री, या फिर इसको आंतरिक हिमालय बोलते हैं, अंदर की तरफ है। बीच वाले को हम मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय कहते हैं। बाहर वाले को हम शिवालिक हिमालय या फिर बाह्य हिमालय कहते हैं। थोड़ा बहुत और मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इन्होंने नाम का कहा है तो सिर्फ नाम लिख सकते हो। थोड़ा डायग्राम बना दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद 20th क्वेश्चन है, 20वां जो हमारा प्रश्न दिया गया, 3 मार्कर में रहेगा, थोड़ा डिटेल में आपको करना है। ये दिया गया कि मौसमी बेरोजगारी पर एक नोट लिखिए। पहले तो बताइए बेरोजगारी क्या होती है। जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, काम करने के योग्य है, फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो वो बेरोजगार कहलाएगा, उसे हम कहेंगे बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है कि मौसमी बेरोजगारी में लोगों को वर्ष के विशेष समय में काम नहीं मिल पाता, यानी कि पूरे साल का नहीं है, कुछ महीनों तक उनको काम नहीं मिल पाता, कुछ दिनों में उनको काम नहीं मिल पाता। जैसे कि खेती, कृषि करने वाले जो किसान हैं वो साल के 5-7 महीने खाली रहते हैं, क्योंकि उस वक्त काम ही नहीं होता। जैसे सर्दियों में काम नहीं होता, बारिश के दिनों में काम नहीं होता, तो ये क्या मौसमी बेरोजगारी है। ऐसे ही शहरों में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, ओके, निर्माण कार्य में लगे हुए जो मजदूर होते हैं, बारिश के दिनों में काम ठप हो जाता है, तो उनके पास काम धंधा ही नहीं होता, तो वो क्या है, मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। ठीक, तो ये हो गए हमारे बी सेक्शन के 3 मार्कर क्वेश्चन। उसके बाद हम सी सेक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे हमें दिए गए हैं 5 मार्कर क्वेश्चन। तो 5 मार्कर क्वेश्चन 7 दिए गए। इसमें हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन 21 है, 21वां प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी। तो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम, इतना ज़्यादा डिटेल में आपको लिखना है। मैंने हेडिंग दी है, हिंट दिया यहाँ पे। तो पहला था लुई 16वां की अयोग्यता, निकम्मा था, अयोग्य था, ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाए सिचुएशन को, और ठीक तरीके से कदम नहीं उठा पाए थे। तो वो एक बड़ा कारण था जिसके कारण जनता नाराज थी। उन्हें लगा कि भाई ये तो कुछ करेगा नहीं, कहीं हम ही धावा बोल देते हैं। उसके बाद दूसरा था सामाजिक विभाजन। वहाँ का सामाजिक विभाजन क्या था कि पूरा समाज 3 एस्टेट में बंटा हुआ था, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। इसमें से जो प्रथम और द्वितीय एस्टेट थे उनके मजे थे, सारे प्रॉपर्टी, धन दौलत सब कुछ उनके पास था, टैक्स उनको नहीं देना पड़ता था, टैक्स देता था तृतीय एस्टेट। इससे गड़बड़ थी। तृतीय एस्टेट वालों को लग रहा था कि जब भी मौका आएगा हम चौका लगाएंगे, तो उनको लगा कि बस अब चौका लगा दो तो क्रांति हो जाती है, यानी कि वो नाराज थे। इसके साथ साथ क्रम में वृद्धि, कि वहाँ का खजाना खाली हो जाता है और टैक्स बढ़ाने का निर्णय लेते हैं कौन, लुई 16वें। ओके, तो टैक्स बढ़ाने का निर्णय लेते हैं, तो उससे जो तृतीय एस्टेट था वो आग बबूला हो गया कि मजे करो आप और टैक्स भरे हम, ये नहीं चलेगा। ठीक, उसके बाद 4th, अनाज की कमी की उसी समय, जैसे होता है ना कंगाली में आटा गीला होना, समस्या बहुत सारी हो गई थी लुई 16वें के लिए। उस वक्त देश में पहले सूखा पड़ा, उसके बाद ओलावृष्टि आई, उससे अनाज की कमी हो गई थी। एक तो जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, दूसरा ये कि उत्पादन कम हुआ तो अनाज की कमी हो जाती है, इससे भी जनता नाराज हो जाती है। क्रांति के कारण ये भी था, उन्हें लगा कि भूख मर के मरेंगे, इससे अच्छा लड़के मर लेते हैं, 2-2 हाथ कर लेते हैं लुई 16वें के साथ। महंगाई, कि अनाज की कमी के बाद देश में महंगाई में बढ़ोतरी हो जाती है, इससे भी जनता त्रस्त हो जाती है, ये भी एक कारण था जो वहाँ पर क्रांति होती है उसका, फ्रांसीसी क्रांति का। बेरोजगारी, बड़ी संख्या में बेरोजगारी फैल जाती है, काम धंधा होता नहीं, तो इससे भी लोग इसके लिए लुई 16वें को जिम्मेवार ठहराते हैं और क्रांति का बिगुल बजा देते हैं। इसके साथ साथ मध्यम वर्ग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यही वो वर्ग था जिसने लीड किया था, जिन्होंने कहा कि हम आगे होते हैं, आप हमारे पीछे पीछे हो लो, क्योंकि ये पढ़ा लिखा वर्ग था। इन्हें पता था कि जो गलत है वो गलत है, किसी भी एंगल से, कम या ज़्यादा नहीं होता, गलत हमेशा गलत होता है।
ओके, तो ये कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया 22वां प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 22, खूनी रविवार की घटना का वर्णन कीजिए, इसके क्या परिणाम निकले थे हमें बताना है। तो 22 जनवरी 1905 को वहाँ पर रूसी जनता, खासतौर पे जो मजदूर वर्ग थे, वो सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित जो जार का महल था, जार वहाँ के सम्राट को बोलते हैं रूस के, तो उसके महल की तरफ जा रहे थे। तो जब जार की सेना ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, झड़प हो जाती है, उसके बाद गोलीबारी शुरू हो जाती है, और उसमें सैकड़ों निहत्थे जो श्रमिक होते हैं, जो लोग होते हैं, वो मारे जाते हैं। ये घटना जिस दिन हुई थी उस दिन रविवार था, तो इसलिए इस घटना को ब्लडी संडे या फिर खूनी रविवार की घटना के नाम से याद किया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया ना? कब हुई थी? 22 जनवरी 1905 को हुई थी। मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे और उनके ऊपर गोलीबारी कर दी जाती है, गोली चला दी जाती है, जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। तो इस दिन रविवार था, इसलिए इसे हम खूनी रविवार की घटना के नाम से जानते हैं। इसके परिणाम क्या निकले? एक तो रूसी क्रांति, जो 1905 की रूसी क्रांति, इसकी शुरुआत हो जाती है, पूरा देश सड़कों पर आ जाता है। दूसरा, ड्यूमा का गठन हो जाता है। अब जो जार थे वो बैकफुट पे आ जाते हैं कि भाई हंगामा हो गया, तो उनकी कुछ मांगे मान लेते हैं। उनमें से एक मांग होता है कि संसद हम बनाते हैं, और ड्यूमा, उसका गठन कर दिया जाता है। तीसरा, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति जो वर्ग है उसके बीच में संघर्ष की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि ये शुरुआत थी। उसके बाद श्रमिक वर्ग को लगा कि हमें अपना हक है वो मांगना है, उसके लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, तो उस संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। उसी के कारण आगे चल के एक और क्रांति भी होती है। ठीक, उसके बाद 23वां हमारा प्रश्न दिया गया, 23rd जो क्वेश्चन दिया गया, अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टरों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। तो देखिए कि हम जितने भी काम धंधे करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आर्थिक गतिविधियां होती है, एक अनार्थिक। आर्थिक होती है जिससे हमें पैसा मिलता है, अनार्थिक होती है जिससे हमें पैसा नहीं मिलता। आर्थिक जैसे कि कोई भी काम धंधा लगा लीजिए, कोई ऑटो वाला है, सब्जी वाला है, कोई डॉक्टर है, टीचर है, पैसा मिल रहा है ना, वो आर्थिक गतिविधियां। इन सभी आर्थिक गतिविधियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक में हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे खेती, पशुपालन, खनन इत्यादि। द्वितीय क्षेत्र में सारे कारखाने आ जाते हैं। इसमें प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेंगे और नई वस्तु बनाएंगे, विनिर्माण उद्योग इसमें आ जाते हैं, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं। तो इसमें सारे उद्योग आ जाएंगे। तृतीय क्षेत्र में कोई भी वस्तु नहीं बनाई जाती, बल्कि सेवाएं दी जाती, इसलिए इसको हम सेवा क्षेत्र या फिर सर्विस सेक्टर बोलते हैं। जैसे टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, कोई वस्तु बनाते नहीं, सेवाएं देते हैं। ऐसे परिवहन के साधन, संचार, बैंकिंग के साधन, ये सब कुछ आ जाए। तो इनको अच्छे से डेफिनेशन दे करके एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है। उसके बाद 24th जो क्वेश्चन दिया गया, 24वां हमारा प्रश्न दिया गया, 24वां प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल पर एक हमें नोट लिखना है। ओके, इंडियन जो डेजर्ट है, थार मरुस्थल है, उसके ऊपर नोट लिखना है। सबसे पहले तो आप बताओ कि कहाँ ये देश के उत्तर पश्चिमी भाग में, यानी कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इस प्रकार के, नागौर वगैरह, ये जिले आ जाते हैं राजस्थान के। ठीक, थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूं कि ये कहाँ पे एग्जैक्टली, अगर हम ऐसे जाएं, ठीक, ये वाला जो पार्ट है राजस्थान का, यहाँ पर है ये हमारा थार का डेजर्ट। ठीक, उसके बाद इसमें क्या है, यहाँ पे पानी का, वर्षा का अभाव रहता है। वार्षिक वर्षा है वो लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास है। ठीक, बहुत कम है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली से 4 गुना 5 गुना कम बारिश होती है वहाँ पे, और उसकी भी कोई वारंटी नहीं होती। इसके साथ साथ यहाँ पे तापमान बहुत उच्च रहता है, गर्मियों में 50 डिग्री के आसपास चला जाता है। क्योंकि बारिश कम होती है तो इसलिए यहाँ पे वनस्पति कम पाई जाती है, केवल कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। यहाँ पे रेत के टीले और बरखान की अधिकता होती है। रेत के टिब्बे पाए जाते हैं। बरखान क्या होता है, यहाँ पे रेत के टीलों में इस टाइप की अर्धचंद्राकार आकृति बन जाती है। ओके, तो इस टाइप की आकृतियाँ यहाँ पे अधिक मिलती है। और यहाँ की प्रमुख नदी है वो लूणी नदी है, और ये इलाका, यहाँ पर कृषि भी ज़्यादा उन्नत अवस्था में नहीं है, जनसंख्या इसलिए यहाँ पर कम पाई जाती है। तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला जो हमारा प्रश्न है, नदियाँ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमें बताना है। नदियाँ, रिवर्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताना है। तो पहले तो ये कि नदियों से हमें सिंचाई की सुविधा मिलती है, क्योंकि नदियों से नहरें निकाली जाती है और उससे हमें सिंचाई की सुविधा मिलती है। ठीक, दूसरा, ये जल परिवहन के लिए सुविधा देते हैं, जैसे कि जो मैदानी भाग में नदियाँ बहती है, जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी है। ठीक, उन नदियों से हमें जल परिवहन की सुविधा मिलती है, जो कि सबसे सस्ता परिवहन का साधन होता है। इसके साथ साथ जल विद्युत के लिए भी उपयोगी होती है। डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, उसके बाद उससे बिजली पैदा की जाती है, तो ये भी एक लाभ है। बाढ़ के मैदान और डेल्टा का निर्माण भी करती है नदियाँ। बाढ़ के मैदान जो बहुत उपजाऊ होते हैं, डेल्टा बहुत उपजाऊ होते हैं, उसका निर्माण करती है नदियाँ। ये कृषि का आधार होती है। कृषि का आधार मतलब, क्योंकि कृषि डिपेंड करती है एक तो उपजाऊ मिट्टी के ऊपर, और दूसरा सिंचाई की सुविधा के ऊपर। दोनों ही चीज़ें नदियों के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसलिए इसे हम कृषि का आधार भी कह सकते हैं।
इसके साथ साथ ये जो इलाके होते हैं वो घनी आबादी वाले इलाके होते हैं, नदी के आसपास के इलाके, क्योंकि यहाँ पे कृषि उन्नत अवस्था में होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है, जल मिल जाता है। जैसे कि भारत का, उत्तरी भारत का विशाल मैदान की बात कीजिए तो घना बसा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सारी सुविधाएं देती है और वो नदी देती है। ठीक, तो ये हो गया 25वां क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात की जाए, अगले क्वेश्चन की बात कीजिए, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसमें हमें क्या बताना है? अंतर स्पष्ट करना है, डिफरेंस बताना है। तो इसमें हिमालय की नदियां होती है वो 12मासी नदियां होती है, जबकि प्रायद्वीपीय जो नदियां होती है वो मौसमी नदियां होती है। ठीक, एक तो अंतर ये हो गया, इनमें 12 महीने पानी रहता है, प्रायद्वीपीय नदियों में बारिश के दिनों में पानी होता है, बाकी दिनों में आप गिल्ली डंडा खेल सकते हो, बिल्कुल खाली हो जाती है लगभग। उसके बाद हिमालय की नदियां संख्या में अधिक है जबकि ये संख्या में कम होती है। इनमें पानी की मात्रा हिमालय की नदियों में अधिक होती है जबकि इनमें पानी की मात्रा कम होती है, क्योंकि इनकी सहायक नदियां या कैचमेंट एरिया जहाँ से जल ग्रहण करते हैं वो छोटा होता है इनका। हिमालय की नदियों की लंबाई ज़्यादा होती है, इनकी लंबाई कम होती है। हिमालय की नदियों की सहायक नदियाँ जो होती है, ट्रिब्यूटरी रिवर होती हैं जो इस नदी में गिरती है, वो ज़्यादा है। यहाँ पे सहायक नदियाँ लगभग अभाव पाया जाता है। हिमालय की नदियाँ मार्ग बदलती रहती है, मैदानी भाग से होकर के जाती है तो बाढ़ आई, इधर से निकल गई। ये नदियाँ सीधे मार्ग से होकर के बहती है। हिमालय की नदियाँ नदी विसर्पण करती है, ऐसे बल खाती हुई जाती है, जबकि ये लगभग स्ट्रेट एक निश्चित मार्ग से होकर के जाती है। हिमालय की नदियाँ वो सिंचाई के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से नहरें निकाली जा सकती है, क्योंकि समतल इलाके से होकर के बहती है और पानी भी ज़्यादा होता है। जबकि ये सिंचाई के लिए कम महत्वपूर्ण है क्योंकि नहरें निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि ये पठारी इलाके से होकर के बहती है। हिमालय की नदियाँ जल परिवहन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि समतल इलाके से होकर के बहती है, ढाल स्मूथ होता है। ये उबड़ खाबड़ इलाके से होकर के बहती है तो जल परिवहन के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, केवल तटीय भागों में जल परिवहन किया जा सकता है। हिमालय की नदियाँ जल विद्युत के लिए ज़्यादा उपयोगी क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है, 12मासी नदियाँ हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जल परिवहन के लिए थोड़ी कम उपयुक्त है। हिमालय की नदियाँ हैं वो बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जबकि ये छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, तो ये थी हमारी 5 मार्कर क्वेश्चन। उसके बाद हमारा डी सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 27 दिए गए, स्रोत आधारित प्रश्न है। यहाँ पे हमें एक स्रोत दिया गया है, कहाँ से दिए गए? ये स्रोत हमें दिया गया है आपके इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर से। तो इस स्रोत को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, उस पर बेस्ड क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन आसान से हैं, पढ़ करके आप बिल्कुल आसानी से इनको सॉल्व कर पाओगे। मैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ कि एक छोटे किसान के पास गेहूं की खेती के लिए 2 हेक्टेयर जमीन है। ठीक, उसकी भूमि किस उत्पादन के कारक में आ गई? हमें बताना कि भूमि कौन सा उत्पादन का कारक है। ये स्थायी पूंजी है, कार्यशील पूंजी है, मिश्रित पूंजी है, मानव पूंजी है? तो ये स्थायी पूंजी है। स्थायी पूंजी कौन सी होती है? कि वो पूंजी जिसको हम बार बार या लंबे समय तक प्रयोग में ला सकते हैं। तो खेती तो हर बार नई थोड़ी खरीदेगा, जो जमीन है उसमें तो अगले साल फिर खेती होगी ना, तो ये स्थायी पूंजी है। उसके बाद 27.2 जो क्वेश्चन दिया गया कि एक गेहूं के किसान के लिए खेत में बोए गए गेहूं के बीज क्या है? गेहूं के बीज है वो कार्यशील पूंजी है। ओके, वर्किंग कैपिटल जिसको बोलेंगे, यानी कि अगले साल फिर उसको गेहूं के बीज लेके आने, तो ये कार्यशील पूंजी है, फिक्स नहीं है। फिक्स तो वो होती है जो एक बार खरीद ली उसके बाद कई सालों तक काम दे, जैसे मशीन हो गए, ट्रैक्टर हो गया, जमीन हो गई, घर हो गया, ये हमारी स्थायी पूंजी होती है। जबकि बीज हो गया, पैसे हो गए, कच्चा माल हो गया, ये क्या होती है? ये कार्यशील पूंजी होती है। उसके बाद 27.3 नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि यदि एक किसान अपने खेत की जुताई और बुआई करना चाहता है, एक किसान अपने खेत की जुताई और बुआई करना चाहता है तो उसे उत्पादन के किस कारक की आवश्यकता होगी? तो उसके उत्पादन के किस कारक की आवश्यकता होगी ये हमें बताना है। तो एक किसान जो खेत में क्या करना चाहता है? बुआई और जुताई, जिसमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है या प्राकृतिक संसाधन के स्थायी पूंजी की, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जुताई और बुआई दोनों के लिए, जुताई के लिए उसे ट्रैक्टर चाहिए, ओके, या हल चाहिए। बुआई के लिए यानी कि उसके बाद उसे बीज भी चाहिए, क्लियर, यानी कि उसे फिर भूमि भी चाहिए, खेती भूमि में करेगा, पानी भी चाहिए, तो सभी साधनों की आवश्यकता होगी। तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 का 4th जो क्वेश्चन दिया गया, यदि एक विनिर्माता अपना कारखाना स्थापित करना चाहता है तो उसे किसकी आवश्यकता होगी? ये हमें बताना है। श्रम की आवश्यकता होगी, बिल्कुल होगी, कारखाना लगाना है तो मेहनत करेंगे ना, वहाँ पे श्रमिक भी चाहिए। पूंजी और कच्चे माल की भी ज़रूरत पड़ेगी, भूमि की भी ज़रूरत पड़ेगी। उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 का 5th जो क्वेश्चन दिया गया, 27वें का 5th 5वां प्रश्न दिया गया कि हाथ में पैसा, उदाहरण किस चीज़ का? आपके पास पैसा है तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, किस टाइप की पूंजी है? तो ये कार्यशील पूंजी होती है, ठीक, वर्किंग कैपिटल होती है। तो ये हो गया आपका 27वां क्वेश्चन। उसके बाद हम सेक्शन ई की बात करेंगे। सेक्शन ई में अगर जाएं तो यहाँ पे आपका मैप वर्क से रिलेटेड 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक आपका हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा। तो हिस्ट्री में हमें मैप दिया जाएगा, उसके ऊपर 2 प्लेस दिए जाएंगे जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे इसमें दिया गया कि वह स्थान जहाँ पर 1789 में
लोगों ने जेल पर धावा बोला था, तो वो पेरिस में बास्तिल की जेल थी, तो पेरिस आपको दिखाना है, यानी कि स्थान दिया गया उसको पहचानना है। यानी कि यहाँ पे हिंट दिए जाएंगे आपको। ऐसे ही दिया गया दास व्यापार से संबंधित एक बंदरगाह दी गई है। फ्रांस की अगर बात की जाए तो इस साइड में एक बंदरगाह दी जाती है, यहाँ पे पेरिस आ जाता है, तो ये बोर्डोक्स है। ठीक, तो ये हमें पहचानने हैं। मैप वर्क जो है आपका, और जितने भी चैप्टर हुए हैं उन सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग से। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे क्लास 9th SST सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई। इसके साथ साथ काफ़ी सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर वगैरह भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद 29th क्वेश्चन है, इसमें हमें इंडिया के जो मैप है उसके ऊपर अनाईमोडी दिखाना है, मालाबार तट दिखाना है, तापी नदी दिखाना है। इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये कहाँ पे है कि ये चीज़ें हैं कहाँ पे। तो यहाँ पर जो केरल के पास है, ये वाला जो कोस्ट है केरल वाला, ये मालाबार तट है, और लगभग यहाँ पर ये अनाईमोडी आ जाती है जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और लगभग यहाँ से होकर के इस टाइप से निकलती है हमारी जो तापी नदी है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा, तो इस वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स, आपके छोटे छोटे कमेंट्स हैं वो मोटिवेट करते हैं, शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको इस टाइप के और क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डू कमेंट, ठीक, क्योंकि उसी से मुझे आइडिया लगता है ना कि हाँ आपको ये कंटेंट अच्छा लगा या हेल्पफुल रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि और बेटर कंटेंट आपको देने की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।